नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयूवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान का, और 12th साइंस की रसायन विज्ञान के हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये 4 चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे। हमने इन चारों लेसन का डिटेल से अध्ययन किया, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अध्ययन किया। आज हम 12th साइंस की रसायन विज्ञान के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और ये चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री को हम परस्थ रसायन कहते हैं, या इसे परस्थीय रसायन भी कहा जाता है। तो आज हम 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी अपन कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इस सरफेस केमिस्ट्री का हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। देखो, ये जो लेसन है सरफेस केमिस्ट्री, ये 4 मार्क्स का है, यानी अपन कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम सरफेस केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो रहेगा। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परस्थ रसायन कहते किसे हैं। देखो, हम बात करते हैं परस्थ रसायन की। इसे परस्थीय रसायन भी कहा जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। देखो, अपन कह सकते हैं कि भौतिक रसायन की, देखो सरफेस केमिस्ट्री जो पार्ट है ये भौतिक रसायन का पार्ट है। तो या तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक रसायन की, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ के पृष्ठ तल के गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या बताया मैंने? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ के पृष्ठ तल के गुणों का, यह ऐसे कह सकते हैं ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, परस्थ रसायन कहलाती है। देखो, अपन परस्थ रसायन को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, या केवल रसायन विज्ञान कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परस्थ रसायन पार्ट है, ये भौतिक रसायन का पार्ट है। तो भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ के पृष्ठ तल पर संपन्न होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। परस्थ रसायन कहलाती है।
परस्थ रसायन कहलाती है। देखो हमने परस्थ रसायन को किस प्रकार से परिभाषित किया, क्या कहा हमने कि भौतिक रसायन की वह शाखा, ये ऐसे कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ के परस्थ तल पर संपन्न होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, परस्थ रसायन कहलाती है। बात सीधी सी ये है, यानी ठोस पदार्थ की सतह बोल सकते हैं या पृष्ठ बोल सकते हैं या पृष्ठ तल कह सकते हैं। पृष्ठ पर संपन्न होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब देखो पृष्ठ पर होने वाली कौन कौन सी परिघटनाएं हो सकती हैं, जैसे अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलोइडी गुण और संक्षारण। ये सभी वे परिघटनाएं हैं जो ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर संपन्न होती हैं। हम इस लेसन में यहाँ पर अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलोइडी अवस्था का डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम इस लेसन में अधिशोषण, उत्प्रेरण व कोलोइडी अवस्था इनका अध्ययन डिटेल से करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि अधिशोषण, उत्प्रेरण और जो कोलोइडी गुण है ये परिघटनाएं ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर संपन्न होने वाली परिघटनाएं हैं। सबसे पहले हम अधिशोषण को पढ़ेंगे कि अधिशोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम अधिशोषण ले रहे हैं। अधिशोषण देखो इसे कहते हैं एडजोर्प्शन। क्या कहते हैं, एडजोर्प्शन। अधिशोषण को क्या कहते हैं, एडजोर्प्शन। देखो अधिशोषण हम किसे कहते हैं, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर जुड़ जाते हैं, यह परिघटना अधिशोषण कहलाती है। देखो हम अधिशोषण को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर जुड़ जाते हैं, यह परिघटना अधिशोषण कहलाती है। यह परिघटना अधिशोषण
यह परिघटना अधिशोषण कहलाती है। देखो क्या कहा हमने, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर जुड़ जाते हैं। यह परिघटना अधिशोषण कहलाती है। देखो द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अधिशोषण एक सतही परिघटना है। क्या कहेंगे, अधिशोषण एक सतही परिघटना है, यानी सतह पर संपन्न होने वाली परिघटना है। अब देखो, अब हम बात ये करते हैं कि यह अधिशोषण की परिघटना किस कारण संपन्न होती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ठोस की सतह पर असंतुलित बलों के कारण अधिशोषण की परिघटना संपन्न होती है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने, ठोस पदार्थ की सतह पर असंतुलित आकर्षण बलों के कारण अधिशोषण की परिघटना संपन्न होती है। अब देखो हमने कहा कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर जुड़े जाते हैं। और क्यों जुड़ते हैं मैंने कारण आपको बता दिया। ठोस पदार्थ की सतह पर असंतुलित आकर्षण बल पाए जाते हैं, उनकी वजह से द्रव्य या गैस के अणु इसकी सतह पर आकर जुड़े जाते हैं। देखो ये कोई ठोस पदार्थ है, जब इस ठोस पदार्थ को हम द्रव्य या गैस के संपर्क में रखेंगे तो इसकी सतह पर द्रव्य या गैस के अणु आकर जुड़ जाते हैं। ये देखो, यानी ये तो क्या है, हम कह सकते हैं द्रव्य या गैस के अणु, द्रव्य या गैस के अणु। और ये हमारे पास क्या था, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। और इस परिघटना को हमने क्या कहा, अधिशोषण। क्या कहा, अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन। देखो हमने ठोस पदार्थ को द्रव्य या गैस के संपर्क में रखा तो द्रव्य या गैस के जो अणु हैं वो इसकी सतह पर जुड़ जाते हैं और इसी परिघटना को हमने क्या कहा, अधिशोषण। तो अब अधिशोषण समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अधिशोषण किस परिघटना को कहते हैं। देखो परस्पर रसायन के बारे में हमने क्या कहा, वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। भौतिक रसायन की वह शाखा, ये ऐसा कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ के पृष्ठ तल पर संपन्न होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। पृष्ठ पर संपन्न होने वाली जो परिघटनाएं हैं जैसे अधिशोषण है, उत्प्रेरण है, कोलोइडी गुण है और संक्षारण है, ये सभी परिघटनाएं ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर संपन्न होने वाली परिघटनाएं हैं। हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे एक तो अधिशोषण का, एक उत्प्रेरण का और एक कोलोइडी अवस्था का डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अधिशोषण का डिटेल से अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उत्प्रेरण का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम कोलोइडी अवस्था का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के बारे में हमने क्या कहा कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ की सतह पर आकर जुड़े जाते हैं। यह परिघटना अधिशोषण कहलाती है और अधिशोषण एक सतही परिघटना है यानी सतह पर संपन्न होने वाली परिघटना। अधिशोषण की परिघटना ठोस की सतह पर पाए जाने वाले असंतुलित आकर्षण बलों के द्वारा संपन्न होती है
और ये हमने इसको डायग्राम से समझाया है। ये कोई ठोस पदार्थ है, इसको हमने द्रव या गैस के संपर्क में रखा तो इसकी सतह पर द्रव या गैस के अणु आकर जुड़े जाते हैं, जिसे हम अधिशोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अधिशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली का, यानी अधिशोषण से संबंधित शब्दावली क्या क्या है, कौन कौन से शब्द होते हैं, अभी हम अध्ययन करते हैं। अधिशोषण परिघटना किसे कहते हैं ये हमने देख लिया है। अब हम अधिशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। देखो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण से संबंधित, अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। देखो अधिशोषण से संबंधित शब्दावली में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अधिशोष्य का। किसका? अधिशोष्य। और अधिशोष्य को हम कहते हैं एडजोर्बेट। क्या कहते हैं? एडजोर्बेट। अधिशोष्य जिसे हम क्या कहते हैं? एडजोर्बेट। देखो अधिशोष्य क्या होता है, आप सिंपल शब्दों में समझो, यानी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के जो अणु आकर जुड़ते हैं, तो द्रव या गैस के अणु आकर जुड़ रहे हैं, वो द्रव या गैस के अणु ही क्या कहलाते हैं? अधिशोष्य कहलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होता है। क्या कहेंगे? देखो वह पदार्थ, समझना ध्यान से आप, वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है। अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोष्य कहलाता है। अब देखो, अगर ठोस की सतह पर द्रव का पदार्थ या द्रव के अणु अधिशोषित हो रहे हैं, तो उस स्थिति में द्रव के अणु क्या कहलाएंगे? अधिशोष्य। और यदि ठोस की सतह पर गैस के अणु क्या हो रहे हैं? अधिशोषित। तो उस स्थिति में गैस के अणु क्या कहलाएंगे? अधिशोष्य। तो हमने यही कहा है कि वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होता है अधिशोष्य कहलाता है। अब ले रहे हैं हम अधिशोषक। क्या ले रहे हैं? अधिशोषक।
और इसे कहते हैं एडजोर्बेंट। क्या कहेंगे? एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं। क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं। अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं। अधिशोषित होते हैं अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है। देखो बात सीधी सी ये है, ठोस की सतह पर द्रव या गैस के अणु क्या हो रहे हैं? अधिशोषित। तो जो ठोस पदार्थ है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? अधिशोषक। यही कहा हमने कि वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं अधिशोषक कहलाता है। देखो हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। ये ठोस पदार्थ है और इसकी सतह पर द्रव या गैस के अणु क्या हो रहे हैं? अधिशोषित हो रहे हैं। ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु क्या हो रहे हैं? अधिशोषित हो रहे हैं। अब देखो यानी ये तो क्या है? द्रव या गैस के अणु। द्रव या गैस के अणु ये तो क्या है यहाँ पे? अधिशोष्य। यानी इनको हम क्या कहेंगे? अधिशोष्य। अधिशोष्य। और इस ठोस पदार्थ की सतह पर जुड़ रहे हैं, यानी ये है ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर द्रव या गैस के अणु जुड़ रहे हैं। तो ठोस पदार्थ यहाँ पे क्या कहलाएगा? अधिशोषक। क्या कहलाएगा? अधिशोषक। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होता है। यहां पर द्रव या गैस के अणु ठोस की सतह पर अधिशोषित हो रहे हैं, इसलिए ये अधिशोष्य कहलाते हैं। फिर हमने क्या लिया? अधिशोषक, एडजोर्बेंट। क्या कहा? वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं अधिशोषक कहलाता है। और यहाँ पर ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु क्या हो रहे हैं? अधिशोषित। तो इसका मतलब ठोस पदार्थ यहाँ पे क्या कहलाएगा? अधिशोषक। अब आपको अधिशोष्य और अधिशोषक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ले रहे हैं हम अगली शब्दावली, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो अगली शब्दावली ले रहा हूं मैं अंतरापरस्ट। क्या ले रहा हूं? अंतरापरस्ट। यानी इसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है अंतरापरस्ट कहलाती है। क्या कहेंगे? देखो ध्यान से समझना। अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है, जिस पर अधिशोषण
होता है, अधिशोषण होता है। अंतरापृष्ठ कहलाती है, अंतरापृष्ठ कहलाती है। देखो, या तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है अंतरापृष्ठ कहलाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य के अणु सकेंद्रित रहते हैं। देखो, इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या कहेंगे? अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य के अणु सकेंद्रित रहते हैं, यानी स्थित रहते हैं, सकेंद्रित रहते हैं। अंतरापृष्ठ कहलाती है, अंतरापृष्ठ कहलाती है। हमने अंतरापृष्ठ को दो प्रकार से परिभाषित किया है। पहले हमने क्या कहा कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है अंतरापृष्ठ कहलाती है। या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य के अणु सकेंद्रित रहते हैं। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य के अणु आकर जुड़ते हैं, तो वह सतह ही अंतरापृष्ठ कहलाती है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र यानी हम इसे कहते हैं एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर। देखो, सक्रिय केंद्र क्या होते हैं? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाती हैं, तो वे स्थान ही सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर, अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं, फ्री वैलेंसी, मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती हैं, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। देखो, बात सीधी सी है। अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां पे मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाती हैं, यानी मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाएंगी, उन्हीं स्थानों पर, या अपन कह सकते हैं उन्हीं केंद्रों पर अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमने क्या कहा कि अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाती हैं, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। तो देखो, हमने अधिशोषण से संबंधित शब्दावली में अध्ययन किया। पहले अधिशोष्य का, फिर अधिशोषक का, उसके बाद में अंतरापृष्ठ, और उसके बाद में सक्रिय केंद्र। देखो, हमने अधिशोष्य के बारे में क्या कहा कि वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाता है।
अधिशोषक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं अधिशोषक कहलाता है। अंतरापृष्ठ किसे कहते हैं? अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोषण होता है अंतरापृष्ठ कहलाती है। यानी अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है वह सतह ही हम क्या कहते हैं? उसे अंतरापृष्ठ कहते हैं। इस अंतरापृष्ठ को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य के अणु सकेंद्रित रहते हैं अंतरापृष्ठ कहलाती है। और फिर हमने सक्रिय केंद्र के बारे में क्या कहा कि अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाती हैं सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। तो ये थी अधिशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। अब देखो, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं धनात्मक अधिशोषण व ऋणात्मक अधिशोषण। ये किसे कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण व ऋणात्मक अधिशोषण। देखो, धनात्मक अधिशोषण किसे कहेंगे? यानी अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का क्या हो जाए? अधिशोषण। उसे तो हम क्या बोलेंगे? धनात्मक अधिशोषण। और यदि अधिशोष्य की कम मात्रा का क्या हो? अधिशोषण, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अधिशोषण। यानी अब हम देखते हैं धनात्मक अधिशोषण व ऋणात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं। यानी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। देखो, पहले बात करते हैं हम धनात्मक अधिशोषण की। पहले हम ले रहे हैं धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण यानी हम इसे कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। देखो क्या कहेंगे? वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण हो जाता है उसे हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? देखो, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की, अब आपको पता हो गया कि अधिशोष्य किसे कहते हैं। अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण होता है। अधिशोषण होता है। क्या कहा? वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण होता है धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। धनात्मक अधिशोषण
कहलाता है। बात सीधी सी ये है, अधिशोष्य की मैक्सिमम मात्रा का क्या हो जाएगा, अधिशोषण, उसे ही हम क्या बोलेंगे, धनात्मक अधिशोषण। अब बात करते हैं ऋणात्मक अधिशोषण की। ऋणात्मक अधिशोषण, और इसे हम कहते हैं नेगेटिव, क्या कहेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव एडजॉर्प्शन, देखो क्या कहेंगे कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की कुल मात्रा के कम भाग का, या अपन ऐसे कह सकते हैं अधिशोष्य की कुल मात्रा का कुछ भाग ही अधिशोषित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। देखो हम कहेंगे वह अधिशोषण, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की कुल मात्रा के कुछ भाग का, कुल मात्रा के कुछ भाग का अधिशोषण होता है, अधिशोषण होता है, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। क्या कहा कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की कुल मात्रा के कुछ भाग का अधिशोषण होता है, ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। बात सीधी सी ये है, अगर अधिशोष्य की थोड़ी सी मात्रा का क्या हो रहा है, अधिशोषण, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। देखो ये जो दो प्रकार हैं, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण, ये किस आधार पर हैं, ये अधिशोष्य की मात्रा के अधिशोषित होने की प्रवृत्ति के आधार पर हैं। यदि अधिशोष्य की अधिकतम मात्रा का क्या हो रहा है, अधिशोषण, तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक अधिशोषण। और यदि अधिशोष्य की कुल मात्रा के थोड़े से भाग का क्या हो रहा है, अधिशोषण, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण। तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम बात करते हैं अधिशोषण के उदाहरणों की। देखो हमने अधिशोषण पढ़ लिया, अधिशोषण से संबंधित शब्दावली पढ़ ली, और धनात्मक व ऋणात्मक अधिशोषण पढ़ लिया। अब हम अधिशोषण के एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण के उदाहरण। अधिशोषण के उदाहरण। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण अधिशोषण के होते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण। अधिशोषण के उदाहरण। अधिशोषण के उदाहरण। देखो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि हमारे पास गैसों से भरा कोई बंद पात्र है और उसमें हम चारकोल मिलाएंगे। तो चारकोल मिलाने पर गैसों का दाब घट जाता है। क्यों? क्योंकि गैसों के कुछ भाग का अधिशोषण चारकोल के द्वारा कर लिया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है अधिशोषण का। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यदि
गैसों से भरे बंद पात्र में, गैसों से भरे बंद पात्र में चारकोल मिला दिया जाए, चारकोल मिला दिया जाए तो गैसों का दाब, गैसों का दाब घट जाता है, गैसों का दाब घट जाता है, क्योंकि चारकोल के द्वारा, चारकोल के द्वारा गैसों के कुछ भाग का अधिशोषण हो जाता है, कुछ भाग का अधिशोषण हो जाता है, हो जाता है। देखो पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने, यदि गैसों से भरे बंद पात्र में चारकोल मिला दिया जाए तो गैसों का दाब घट जाता है, क्योंकि चारकोल के द्वारा गैसों के कुछ भाग का अधिशोषण कर लिया जाता है। देखो ये कोई बंद पात्र है और इसमें मेरे पास गैसें भरी हैं, ये लो, मैं इसमें क्या मिला दूं, चारकोल, ये लो। तो चारकोल मिलाने पर कुछ गैसों का अधिशोषण इस चारकोल के द्वारा कर लिया जाता है, ये लो। यानी हम कह सकते हैं ये तो था हमारे पास चारकोल और ये क्या है, गैस के अणु। अब देखो चारकोल यहाँ पे क्या है, अधिशोषक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अधिशोषक। अभी हमने पढ़ा है अधिशोषक। और गैस के अणु यहाँ पे क्या है, अधिशोष्य, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अधिशोष्य। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। गैसों से भरा बंद पात्र था, इसमें हमने चारकोल मिला दिया, चारकोल मिलाने पर गैसों का दाब घट गया। क्यों घटा, क्योंकि गैसों के कुछ अणुओं का अधिशोषण इस चारकोल के द्वारा कर लिया जाता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कार्बनिक रंजक, कार्बनिक रंजक जैसे मेथिलीन, मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू के रंगीन विलयन में, रंगीन विलयन में जांतव चारकोल, जांतव चारकोल मिला देने पर, मिला देने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, क्योंकि जांतव चारकोल के द्वारा, क्योंकि जांतव चारकोल के द्वारा
मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू के अणु अधिशोषित हो जाते हैं, के अणु अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि कार्बनिक रंजक है मेथिलीन ब्लू, जिसे मिथाइलिन ब्लू भी कहते हैं, के रंगीन विलयन में जांतव चारकोल मिला देने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जांतव चारकोल के द्वारा मेथिलीन ब्लू के अणु अधिशोषित हो जाते हैं। तो यह एग्जाम्पल भी अधिशोषण का है। अगला एग्जाम्पल ले अपन, शर्करा के रंगीन विलयन में, शर्करा के रंगीन विलयन में जांतव चारकोल मिला देने पर जांतव चारकोल के द्वारा रंगीन पदार्थ के अणु अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं तथा शर्करा का विलयन रंगहीन हो जाता है, शर्करा का विलयन रंगहीन हो जाता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया कि शर्करा के रंगीन विलयन में जांतव चारकोल मिला देने पर जांतव चारकोल के द्वारा रंगीन पदार्थ के अणु क्या हो जाएंगे? अधिशोषित, और शर्करा का विलयन क्या हो जाएगा? रंगहीन। यह एग्जाम्पल भी किसका है? अधिशोषण का। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। देखो हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए, वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, यदि गैसों से भरे बंद पात्र में चारकोल मिला दिया जाए तो गैसों का दाब घट जाता है, क्योंकि चारकोल के द्वारा गैसों के कुछ भाग का अधिशोषण हो जाता है। ये हमने बंद पात्र लिया, इसमें गैसें भरी हुई हैं, चारकोल मिलाया तो चारकोल की सतह पर कुछ गैसों का भाग, या अपन कह सकते हैं कुछ गैसें अधिशोषित हो जाती हैं। चारकोल यहाँ पे क्या है? अधिशोषक। गैस के अणु यहाँ पे क्या है? अधिशोष्य। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने कार्बनिक रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू के रंगीन विलयन में जांतव चारकोल मिला देने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, क्योंकि जांतव चारकोल के द्वारा मेथिलीन ब्लू के अणु अधिशोषित हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने शर्करा के रंगीन विलयन में जांतव चारकोल मिला देने पर जांतव चारकोल के द्वारा रंगीन पदार्थ के अणु अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शर्करा का विलयन रंगहीन हो जाता है। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेंगे अपन नमी युक्त वायु का। नमी युक्त वायु में हम क्या मिलाएंगे? सिलिका जेल मिलाएंगे। तो सिलिका जेल के द्वारा क्या होगा? जलवाष्प के अणुओं का क्या हो जाएगा? अधिशोषण। और जो नमी युक्त वायु है वो क्या हो जाएगी? शुष्क। तो अपन चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि नमी युक्त वायु में सिलिका जेल मिला दिया जाए
तो सिलिका जेल के द्वारा जलवाष्प के अणु अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित हो जाते हैं तथा वायु शुष्क हो जाती है। वायु शुष्क हो जाती है तथा वायु शुष्क हो जाती है। चौथा एग्जाम्पल लिया हमने, यदि नमी युक्त वायु में सिलिका जेल मिला दिया जाए तो सिलिका जेल के द्वारा जलवाष्प के अणु क्या हो जाएंगे? अधिशोषित, और वायु क्या हो जाएगी? शुष्क। तो हमने 4 एग्जाम्पल देखे अधिशोषण के। पहला एग्जाम्पल लिया, गैसों से भरे पात्र में चारकोल मिला देने पर गैसों का दाब घट जाता है। क्यों? क्योंकि चारकोल के द्वारा कुछ गैसों का अधिशोषण कर लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने कि कार्बनिक रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू के रंगीन विलयन में जांतव चारकोल मिला देने पर जांतव चारकोल के द्वारा मेथिलीन ब्लू के अणु अधिशोषित हो जाते हैं और उसका रंगीन विलयन रंगहीन हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने शर्करा के रंगीन विलयन का। शर्करा के रंगीन विलयन में हम जांतव चारकोल मिला देंगे तो जांतव चारकोल के द्वारा रंगीन पदार्थों का क्या हो जाएगा? अधिशोषण, और शर्करा का रंगीन विलयन क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिया हमने, यदि नमी युक्त वायु में सिलिका जेल मिला देते हैं तो सिलिका जेल के द्वारा जलवाष्प के अणुओं का क्या हो जाता है? अधिशोषण, और जो नमी युक्त वायु है वो क्या हो जाएगी? शुष्क। तो ये 4 एग्जाम्पल देखे हमने अधिशोषण के। चारों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान में रखोगे। अब हम ले रहे हैं अगली हेडिंग, विशोषण। देखते हैं विशोषण किसे कहते हैं। विशोषण, देखो विशोषण किसे कहेंगे हम? हमने अभी अधिशोषण पढ़ा है, और अधिशोषण में हमने क्या पढ़ा कि ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु जुड़ जाते हैं। तो उस परिघटना को तो हमने क्या कहा? अधिशोषण। और अब पढ़ते हैं विशोषण, यानी डिजोर्प्शन किसे कहते हैं। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि विशोषण में अधिशोषित पदार्थ के जो अणु हैं वो अधिशोषक की सतह से हट जाते हैं। देखो हमारी हेडिंग रहेगी अब विशोषण। विशोषण, और इसे हम कहते हैं डिजोर्प्शन। डिजोर्प्शन, देखो क्या कहेंगे हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का हटना या दूर जाना क्या कहलाता है? विशोषण। यानी हम कह सकते हैं अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का हटना, अधिशोष्य का हटना या दूर जाना एक ही बात है, हटना विशोषण कहलाता है। विशोषण कहलाता है। क्या बताया मैंने? अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का हटना या अधिशोष्य का दूर जाना क्या कहलाता है? विशोषण। तो ये हो गया
विशोषण यानी डिजॉर्प्शन। अब हम लेते हैं अवशोषण। अवशोषण देखो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। देखो अधिशोषण को हमने क्या कहा था? एडजॉर्प्शन। और अवशोषण को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। बी है यहाँ पे, डी के स्थान पे बी आ गया। अधिशोषण में डी था, अवशोषण में बी है, बस ये अंतर है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। देखो इसमें क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्य या गैस के अणुओं का ठोस पदार्थ के आंतरिक भाग में समान रूप से वितरित हो जाना ही अवशोषण कहलाता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे द्रव्य या गैस के अणुओं का ठोस पदार्थ के आंतरिक भाग में समान रूप से वितरित हो जाना या फैल जाना, एक ही बात है। समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। क्या कहा? द्रव्य या गैस के अणुओं का ठोस पदार्थ के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग को हम स्थूल भाग भी कहते हैं, आंतरिक भाग में समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। तो इसका मतलब तो हम क्या कह सकते हैं कि अवशोषण एक स्थूल परिघटना है। क्या कहेंगे? अवशोषण एक स्थूल परिघटना है। स्थूल परिघटना है। देखो अभी हम नेक्स्ट अधिशोषण और अवशोषण का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, तो वहाँ पर हमें अधिशोषण और अवशोषण में जो मेन अंतर है वो हमें ध्यान में हो जाएंगे कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि अवशोषण एक स्थूल परिघटना है, जबकि अधिशोषण एक सतही परिघटना है, सतह पर संपन्न होने वाली। अब देखो हम अवशोषण के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या कहेंगे? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी निर्जल CaCl2 के द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। क्या कहेंगे? अवशोषण। निर्जल CaCl2 के द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। देखो मेरे पास ये कोई पात्र है और इसमें जलवाष्प भरी हुई है, ठीक है, और इसमें मैं क्या डाल दूं? निर्जल CaCl2। तो जलवाष्प के अणु इसके आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाएंगे। ये लो, यानी ये तो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या हैं? ये हैं जलवाष्प के अणु। जलवाष्प के अणु, और यह परिघटना क्या कहलाती है? अवशोषण। अवशोषण। तो वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देखो हमने क्या कहा कि द्रव्य या गैस के अणुओं का ठोस पदार्थ के आंतरिक भाग में, आंतरिक
भाग में समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। और अवशोषण एक स्थूल परिघटना है, यानी आंतरिक भाग में संपन्न होने वाली परिघटना। एग्जाम्पल लिया हमने निर्जल CaCl2 के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। अब देखो, अब हम बात करते हैं, हमने अधिशोषण पढ़ लिया और अवशोषण। अब दोनों में अंतर क्या होता है, यानी हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अधिशोषण और अवशोषण का। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। देखते हैं, अधिशोषण व अवशोषण, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। देखो, इधर तो ले रहा हूं मैं अधिशोषण, अधिशोषण, और इधर ले रहा हूं मैं अवशोषण, अवशोषण। यानी इसको तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, और इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो मैं यहां लिख रहा हूं आगे, इसको तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखो, हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। देखो, अधिशोषण में हम क्या कह सकते हैं कि अधिशोषण एक सतही परिघटना है, यानी सतह पर संपन्न होने वाली। तो हम कह सकते हैं यह एक सतही परिघटना है, सतही परिघटना है। और अवशोषण में क्या कह सकते हैं, यह एक स्थूल परिघटना है, स्थूल परिघटना है। कोई दिक्कत नहीं है। अधिशोषण में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जुड़ जाता है। क्या कहेंगे, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जुड़ जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें कहेंगे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाता है।
क्या कहेंगे, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। नेक्स्ट अंतर अपन क्या ले सकते हैं कि अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। क्या कहेंगे, अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, परंतु बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। देखो क्या कहा हमने कि अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, परंतु बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है। अवशोषण में क्या कहेंगे, अवशोषण समान गति से होता है, अवशोषण समान गति से होता है, समान गति से होता है। और अगला अंतर ले सकते हैं अपन एग्जाम्पल का। क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे कहेंगे सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण और अवशोषण में हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यानी निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, जलवाष्प का अवशोषण। यानी ये लो, ये मेरे पास कोई पात्र है, उसमें जलवाष्प है और उसमें मैंने क्या मिला दिया, सिलिका जेल। तो जलवाष्प के अणु इसकी सतह पे क्या हो जाएंगे, अधिशोषित। ये तो हैं जलवाष्प के अणु और ये क्या है, सिलिका जेल। क्या है, सिलिका जेल। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिया है CaCl2 का। ये है जलवाष्प और जलवाष्प के अणु इस निर्जल CaCl2 के द्वारा क्या हो जाएंगे, अवशोषित। तो ये तो हैं जलवाष्प के अणु, जलवाष्प के अणु और ये क्या है, निर्जल CaCl2।
निर्जल CaCl2, यानी ये परिघटना अवशोषण का उदाहरण है और ये परिघटना अधिशोषण का उदाहरण है। देखो हमने मुख्य अंतर देखा अधिशोषण और अवशोषण में। क्या कहा, यह एक सतही परिघटना है, यानी सतह पर संपन्न होने वाली परिघटना। अवशोषण में हमने क्या कहा, यह एक स्थूल परिघटना यानी आंतरिक भाग में संपन्न होने वाली परिघटना। दूसरा अंतर लिया हमने, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जुड़ जाता है, और अवशोषण में हमने क्या कहा कि इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाता है। तीसरा अंतर हमने क्या लिया कि अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, परंतु बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है, और अवशोषण समान गति से होता है। एग्जाम्पल लिया हमने सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण, और इसमें एग्जाम्पल लिया निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। तो ये हमने अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देख लिया। अब देखो, अब एक छोटी सी हेडिंग और है, शोषण। शोषण क्या होता है उसके बारे में भी हम लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। शोषण, देखो हमने अधिशोषण पढ़ लिया, अवशोषण पढ़ लिया। यदि ये दोनों परिघटनाएं एक साथ संपन्न हो तो उस प्रक्रम को ही हम क्या बोलेंगे, शोषण कहते हैं। समझना आप ध्यान से। अब हम ले रहे हैं शोषण, जोर्प्शन। देखो शोषण किसे कहते हैं, जोर्प्शन। क्या कहा मैंने, यदि अधिशोषण व अवशोषण दोनों परिघटनाएं साथ साथ संपन्न हों तो उस प्रक्रम को हम शोषण कहते हैं। क्या कहेंगे, यदि अधिशोषण व अवशोषण दोनों परिघटनाएं साथ साथ संपन्न हो तो यह प्रक्रम शोषण कहलाता है। यह प्रक्रम शोषण कहलाता है। देखो क्या कहा, सिंपल है, यदि अधिशोषण व अवशोषण दोनों परिघटनाएं साथ साथ संपन्न हो तो यह प्रक्रम शोषण कहलाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल है चारकोल के द्वारा H2 गैस प्रारंभ में अधिशोषित होती है। प्रारंभ में अधिशोषित होती है, परंतु कुछ समय पश्चात H2 गैस चारकोल के
आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाती है, समान रूप से फैल जाती है, समान रूप से फैल जाती है। देखो चारकोल के द्वारा H2 गैस प्रारंभ में क्या हुई, अधिशोषित, यानी चारकोल की सतह पे क्या हो गई, अधिशोषित। परंतु कुछ समय पश्चात H2 गैस चारकोल के आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाती है। इसका मतलब अवशोषण हो गया। H2 गैस का चारकोल के द्वारा क्या हो गया, अवशोषण। पहले क्या हुआ, अधिशोषण, और बाद में अवशोषण। और यही कहा हमने कि यदि अधिशोषण व अवशोषण दोनों परिघटनाएं साथ साथ संपन्न हो तो यह प्रक्रम शोषण कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने शोषण का। चारकोल के द्वारा H2 गैस प्रारंभ में अधिशोषित होती है, परंतु कुछ समय पश्चात H2 गैस चारकोल के आंतरिक भाग में समान रूप से फैल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल ले अपन, देखो दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं रंजकों का। जो रंजक होते हैं, ये रंजक प्रारंभ में रेशे की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात रंजकों का रेशों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। देखो प्रारंभ में रंजक क्या होंगे, रेशे की सतह पर क्या होंगे, अधिशोषित, परंतु कुछ समय पश्चात रंजकों का रेशों के द्वारा क्या हो जाएगा, अवशोषण। यानी रंजक रेशों के आंतरिक भागों में समान रूप से फैल जाएंगे या अवशोषित हो जाते हैं। तो ये हमने शोषण देखा। शोषण को हम जॉर्प्शन कहते हैं। तो देखो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, पृष्ठ रसायन में किन किन परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। अधिशोषण को हमने देखा, अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण से संबंधित शब्दावली क्या होती है, अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अंतरापृष्ठ किसे कहते हैं, सक्रिय केंद्र किसे कहते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं। फिर हमने अधिशोषण के एग्जाम्पल देखे, उसके बाद में हमने विशोषण किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया, अवशोषण किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया, और हमने अधिशोषण और अवशोषण का तुलनात्मक अध्ययन भी किया, यानी अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। और फिर हमने शोषण का अध्ययन भी किया कि शोषण किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, धन्यवाद।